हाँ जी बच्चों, कैसे हो सभी। लास्ट क्लास में हमने क्या स्टार्ट किया था? फाइनेंशियल लाइबिलिटी की अकाउंटिंग। अब हम वापस से स्टार्ट कर रहे हैं फाइनेंशियल लाइबिलिटी की अकाउंटिंग। एक छोटी सी बात ही डिस्कस की थी हमने, तो एक बार राइट फ्रॉम द बिगिनिंग स्टार्ट करते हैं। होल्डिंग ने सब्सिडरी को इंटरेस्ट फ्री लोन दे दिया, कितने रुपए का? 1 लाख का। और वो लोन सब्सिडरी कब चुकाएगी? 3 साल के बाद। तो आज हमें किसकी अकाउंटिंग करनी है? सब्सिडरी की। कि सब्सिडरी को 1 लाख रुपए का लोन मिला है और इंटरेस्ट फ्री मिला है। तो सबसे पहले फाइनेंशियल एसेट या फाइनेंशियल लाइबिलिटी किस पर आती है? फेयर वैल्यू पे। तो बताओ, सब्सिडरी को 1 लाख रुपए कब देने हैं? 3 साल के बाद। देखो, एक इंडेक्स अलग से करेंगे 113, जो किसका है? फेयर वैल्यू मेजरमेंट का। उसमें मोटा मोटी ये डेफिनेशन लिखी हुई है लाइबिलिटी की फेयर वैल्यू की। जैसे असेट की फेयर वैल्यू होती है, वैसे किसकी होती है? लाइबिलिटी की। असेट की फेयर वैल्यू क्या होगी? नॉर्मल। बाकी डिटेल में बातें तो स्टैंडर्ड में ही करेंगे। असेट की फेयर वैल्यू क्या होती है? जो हमें उसको सेल करने पर, ट्रांसफर करने पर बाजार में मिलेगा। तो लाइबिलिटी की फेयर वैल्यू क्या होगी? जो उसको ट्रांसफर करने पर हमें देना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, मुझे किसी के फैकल्टी के 2 लाख रुपए देने बाकी है, और वो देने कब है? 2 साल के बाद। तो मैं आयुष को बोलता हूँ कि ये 2 लाख रुपए कौन पे कर देगा? आयुष पे कर देगा। आयुष कह रहा है मैं क्यों करूंगा? तो मैं उसको कहता हूँ कि मैं तुम्हें अभी रुपए दे देता हूँ। तो आयुष कितने रुपए मांगेगा मुझसे? कुछ कम मांगेगा। क्यों कम मांगेगा? क्योंकि पीवी पर मांगेगा ना, कि आयुष को मुझे कितने रुपए देने हैं। आयुष को उस टीचर को 2 साल बाद, 2 साल बोला था ना मैंने, 3 साल बाद बोला। तो 3 साल बाद कितने रुपए देने हैं? 2 लाख रुपए। कितने बोले थे? 1 लाख। वापस से एग्जाम्पल ले रहा हूँ कि मुझे किसी टीचर को 1 लाख रुपए 3 साल के बाद देने हैं, और मैं आयुष को बोलता हूँ कि आयुष ये लाइबिलिटी तुम रख लो। तो आयुष जब ये लाइबिलिटी रखेगा तो मुझे उसको रुपए देने पड़ेंगे। आयुष कहेगा मैं अपनी जेब से थोड़ी दूंगा। तो वो पूरे 1 लाख मांगेगा, तो मैं क्या बोलूंगा? 1 लाख थोड़ी चाहिए। 1 लाख तो तब देने 3 साल बाद। मैं तुम्हें थोड़े से क्या दूंगा? कम। क्यों कम दूंगा? क्योंकि उसकी मैं क्या दूंगा? प्रेजेंट वैल्यू। प्रेजेंट वैल्यू का मतलब कि मान लो कि आयुष को मैं आज 80,000 दे दूं, तो क्या होगा? आयुष 80,000 को बैंक में डिपॉजिट करवा लेगा, और 3 साल बाद इंटरेस्ट लग के वो कितने हो जाएंगे? 1 लाख। तो मुझे लाइबिलिटी ट्रांसफर करने के लिए कितने रुपए देने पड़ेंगे? 80,000 ही देने पड़ेंगे। तो ये इस लाइबिलिटी की क्या होगी? फेयर वैल्यू। तो फाइनेंशियल लाइबिलिटी को भी हमें इनिशियली किस पर लाना होता है? फेयर वैल्यू पे। तो होल्डिंग ने सब्सिडरी को लोन दिया, इंटरेस्ट फ्री लोन है। तो इंटरेस्ट फ्री लोन है तो कितने का आएगा? 1 लाख रुपए का। तो सब्सिडरी क्या एंट्री डालेगी? कैश तो कितने का आ गया? 1 लाख का। उसके पास कैश कितने का आ गया? 1 लाख। टू फाइनेंशियल लाइबिलिटी किस पर लाएगा? वो फेयर वैल्यू पे। अब 1 लाख की फेयर वैल्यू कितनी आएगी? पीवी 3 साल बाद की 1 डिवाइड बाई 1.1 की क्यूब, जो आप पढ़ चुके हो। ये तो पीवी फैक्टर तो आपको याद ही है, 10 वाले। तो 10% रेट एज्यूम किया मैंने, क्वेश्चन देगा। 10% क्या है? 0.909, 0.8 टू 6.751। तो तीसरे साल वाला कितना होता है? 0.751। तो ये आएगा 75,100। तो 75,100 फाइनेंशियल लाइबिलिटी में जाएगा। और इक्विटी कितने की आएगी? 24,900 की। इक्विटी क्यों बोल रहा हूँ बाकी पैसे को? क्योंकि एक बात समझो कि मैंने तुम्हें इंटरेस्ट फ्री लोन दे दिया, कितने रुपए का दे दिया? 1 लाख का। और मैं आपको एहसान गिना रहा हूँ कि मैंने तुम्हारे ऊपर क्या किया है? एहसान किया है। यस, एहसान तो किया है, लेकिन कितने रुपए का किया है? 24,900 का। आप कहोगे कि सर आप नहीं देते और किसी और को मैं 1 लाख रुपए 3 साल बाद देता, और उसके पास जाकर प्रॉमिस करता कि अभी कितने रुपए दे दोगे, मैं आपको 1 लाख रुपए कब दूंगा? 3 साल बाद। तो वो हमें कितना देता? 75,100। क्योंकि वो 10% रेट से क्या करता? डिस्काउंट करवाता, क्योंकि वो 10% इंटरेस्ट चार्ज करता। तो वो आपको कितना देता? 75,100। लेकिन मैंने आपको कितने दे दिए? 1 लाख। तो ऐसा मान लो कि 75,100 तो सब्सिडरी ने बोरो किया है। वो मार्केट से भी करती तो भी कितना मिलता? सब्सिडरी अगर किसी को भी जाकर बोलती कि मैं तुम्हें 3 साल बाद 1 लाख रुपए दे दूंगी, अभी आप मुझे कितने रुपए दे रहे हो, तो क्या होता? लोग उसको 75,100 दे देते 10% इंटरेस्ट रेट से। तो सब्सिडरी क्या समझेगी? 75,100 तो 10% से क्या लिया है? लोन। और 24,900 फ्री में मिले। फ्री में मिले हैं तो ये क्या है? नो कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन टू डिलीवर कैश। और जब नो कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन टू डिलीवर कैश होता है तब उसको हम क्या बोलते हैं? इक्विटी। और इस तरह के फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को हम क्या बोलते हैं? कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, जिसमें एक पार्ट क्या हो? लाइबिलिटी, और दूसरा पार्ट क्या हो? इक्विटी। तो इस तरह के इंस्ट्रूमेंट को हम क्या बोलते हैं? कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। तो अब कैसे अकाउंटिंग रहेगी? सब्सिडरी पहले दिन फाइनेंशियल लाइबिलिटी में क्या लिख देगी? बाय कैश 75,100। और सीधा इक्विटी में कहा कितना चला जाएगा? स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में सीधा कितना चला जाएगा? बाय कैश कितने का?
900, और ये किस रेट से आगे बढ़ेगी? 10% से। तो बाय इंटरेस्ट कितना आएगा? 7,510। अभी कुछ चुकाया है नहीं, तो कितना हो गया? 610। ये एक्चुअल में क्या बचेगा? लगभग 1 लाख रुपए की यहाँ की डिस्काउंटिंग करवाई थी आपने 3 साल पहले की, तो ये कितना था? 75,100। इसमें आपने 10% इंटरेस्ट जोड़ दिया, तो ये क्या रह गया? 2 बार डिस्काउंटेड रह गया। 0.826 वाला फिगर आता है ना, याद है? तो ये क्या रह गया? 2 बार डिस्काउंटेड रह गया बाय बैलेंस पीडी 82610। अब फिर इस पर क्या लगेगा? इंटरेस्ट 826 का, और 2CD कितना आएगा बताओ? 0.909 आता है वो फैक्टर, तो 90,909 लगभग कितना आ रहा है? सही से कितना आ रहा है? 90,871 8261 है क्या? ये लगभग ये इतना ही आएगा। और अगले साल क्या होगा? 90,871 पर इंटरेस्ट लग जाएगा कितने का? 10%, तो 90,807। और ये पूरा पूरा राउंडिंग ऑफ की वजह से आ रहा है, नहीं तो ये पूरा पूरा कितना आता है? 1 लाख। कितने रुपए का डिफरेंस आ रहा है? जो भी डिफरेंस आ रहा है वो किसकी वजह से आ रहा है? राउंडिंग ऑफ की वजह से। ठीक है, इस तरह से फाइनेंशियल लायबिलिटी का अकाउंट खत्म हो जाएगा। तो इंटरेस्ट फ्री लोन की अकाउंटिंग कैसे करेंगे? एग्जांपल 1, पहले क्या करोगे? फेयर वैल्यू निकाल लोगे लाइबिलिटी की। वो कैसे निकालोगे? जब भी देने हैं, जितने रुपए भी देने हैं, उसकी डिस्काउंटिंग करोगे। ठीक है, तो वो तो हो गया फाइनेंशियल लाइबिलिटी। बचा हुआ रुपया क्या है? फ्री में मिला है। मैं ये मानूंगा कि 75,100 तो मैंने किस रेट पर लोन लिया है? 10% से, और रिमेनिंग क्या मिला है? फ्री में। तो जो फ्री में मिला है वो क्या है? नो कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन टू डिलीवर कैश। तो ये इक्विटी में चला जाएगा सीधा सीधा, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में पड़ा रहेगा, और बाकी क्या है? 10% इंटरेस्ट लगा के आगे चलता रहेगा। अब नेक्स्ट टॉपिक क्या लेना है हमें? एग्जाम्पल 2, कंसेशनल लोन। कंसेशनल लोन का मतलब क्या है? इंटरेस्ट अगर मार्केट रेट 10% है, तो मेरे को कितने पर मिला होगा? 4%। ये होल्डिंग सब्सिडरी को भी दे सकती है, गवर्नमेंट की स्कीम में भी मिलता है। गवर्नमेंट कहती है ये काम कर लो, हम तुम्हें क्या देंगे? सस्ता लोन देंगे। तो तब उसकी अकाउंटिंग क्या होगी? मान लो 1 लाख का लोन है, और कितने रुपए पर मिला हुआ है मुझे? 4%। तो यहाँ मैं कितने रुपए पे करूंगा? 4, 4 और 4, और लास्ट में कितना दूंगा? 1 लाख। तो मुझे सबसे पहले इसकी क्या निकालनी पड़ेगी? पीवी। कि मुझे ये देखना है कि लाइबिलिटी में किसी और के पास जाता 4, 4, 4 और 1 लाख देता, उसको बोलता कि मैं तुम्हें इतने रुपए दूंगा, तो वो तो मुझे 10% पर फाइनेंस करता। तो मेरी लाइबिलिटी की फेयर वैल्यू कितनी है? आयुष को बोलूँ कि आयुष तुम ये 4, 4, 4 मुझे देने हैं, जो लोन लिया हुआ है मैंने बैंक से या गवर्नमेंट से, वो आप क्या कर देना? आप पे कर देना। तो आयुष को लाइबिलिटी ट्रांसफर करूंगा, तो आयुष तो क्या बोलेगा? मैं तो तुम्हें 10% से फाइनेंस करूंगा। 85078 किसकी? ठीक है, 85078। तो ये अगर मैं किसी को भी बोलूं जा करके, बैंक मुझे सस्ता लोन नहीं देता क्योंकि मैं पर्टिकुलर काम कर रहा हूं, इस वजह से वो मुझे क्या दे रहा है? सस्ता लोन दे रहा है। कोई भी चीज वजह से हो सकता है। तो मैं किसी और के पास जाकर बोलता, मार्केट के आदमी के पास, कि उसको तुझे वापस कितने दूंगा? 4, 4, 4 और 1 लाख। तो वो कहता है मैं तो तुम्हें 10% पर लोन देता। तो वो 10% पर देता, तो आज मुझे कितने रुपए देता? 85078। तो 85078 10% पर लिया हुआ माना जाएगा, और बाकी क्या माना जाएगा? इक्विटी। तो मैं एंट्री क्या करूंगा? बैंक टू फाइनेंशियल लाइबिलिटी एट द रेट ऑफ 10%। 85078 टू इक्विटी कितना आ जाएगा? 14,922। अब फाइनेंशियल लाइबिलिटी का अकाउंट किस रेट से आगे बढ़ाना है मुझे? 10%। फाइनेंशियल लाइबिलिटी बाय कैश कितना आ गया? 85078। बाय इंटरेस्ट कितना आएगा? 85008। टू कैश कितना आएगा? इसमें तो पेमेंट भी हो रही है ना हर साल। कितने का आएगा? 4,000 का। सीडी कितना आएगा? 89,585। इंटरेस्ट कितना आएगा? 895।
9 टू कैश कितना आ जाएगा 4000। CD कितना रह गया 94544। और इधर इंटरेस्ट कितना आएगा 94544। इंटरेस्ट कितना आएगा 9454। कैश अगर 1,04,000 आना चाहिए, 4,000 तो प्रिंसिपल देने 1,00,000 के आ कितना रहा है वैसे 900। बाकी जो फर्क आ रहा है 1-2 रुपए का वो किसकी वजह से आ रहा है राउंडिंग ऑफ की वजह से। ये क्या हो जाएगा CD का। ठीक, इस तरह से खत्म हो जाएगा इक्विटी का रुपया। लाइफ टाइम इसमें पड़ा रहेगा। श्योर, समझ गए बात। तो ये है कंसेशनल रेट की अकाउंटिंग। अब कंसेशनल रेट भी नहीं है, नॉर्मल भी नहीं है, बिल्कुल मार्केट रेट पर ही मुझे लोन मिला हुआ है 1,00,000 का 10% पे। और मेरे को मार्केट रेट पे भी कितना मिलता है, तो बताओ क्या होगा। तब आपकी नॉर्मल इंटरमीडिएट जैसी अकाउंटिंग रह जाएगी। अब आप करोगे भी ना तो क्या होगा 10,000 10,000 10,000 1,00,000। इसकी पीवी निकालोगे ना 0.909 0.826 0.751, तो ये वापस कितनी आएगी 1,00,000 ही आएगी। तो 10% पे किसी पैसे को आगे बढ़ाया गया है और वापस 10% से डिस्काउंटिंग करोगे तो वो आएगी 1,00,000। तो आप अकाउंटिंग करोगे तो सारा का सारा फाइनेंशियल लाइबिलिटी में जाएगा। बैंक 1,00,000 टू फाइनेंशियल लाइबिलिटी 1,00,000। तो बाय कैश कितना आ गया 1,00,000। इंटरेस्ट लगाओगे 10,000, कट भी कितना जाएगा 10,000। CD कितना पड़ा रहेगा 1,00,000। तो ये तो नॉर्मल क्वेश्चन हो जाएगा। तो अभी मैंने 3 डिस्कस कर लिया आपसे। एक तो क्या इंटरेस्ट फ्री, दूसरा कंसेशनल रेट, और तीसरा क्या नॉर्मल। तो नॉर्मल में तो कुछ और ही डालना पड़ेगा, अदरवाइज तो कोई मतलब ही। तो नॉर्मल में क्या और डालेगा मैं वो बताता हूँ। तो 1,00,000 है, 10% पर ही उठाया है, और मार्केट रेट भी कितनी है 10% है। लेकिन मेरी ट्रांजैक्शन कॉस्ट लग गई कितने की 2%। मेरी ट्रांजैक्शन कॉस्ट कितने की लगी 2%। मुझे लोन लेना है, आई वेंट टू SBI, मैंने उसको क्या बोला मुझे 1,00,000 बोरो करना है 10 10 10 और प्लस 1,00,000 की क्या लग 1,00,000 वापस दे दूंगा। और लेकिन उसने मुझे लोन कितने का मिलेगा मुझे फिर 98,000 का। SBI लगाते हैं ना ट्रांजेक्शन कॉस्ट और ये सब बताओ। तो तरह तरह की ट्रांजेक्शन कॉस्ट होती है, उस पर अलग से डिस्कशन कर लेंगे किस टाइप की होती है। एक बार क्या मान लो ये SBI ने बोल दिया कि मुझे चाहिए चार्जेस, ट्रांजेक्शन कॉस्ट आप बैंकों में जाते हो तो लगती लगती। तो अब ये लोन मुझे कितने का पड़ा 10% से कम का पड़ा या ज्यादा का पड़ा। नॉर्मल कॉमन सेंस से बताओ कि अगर कोई मुझे 1,00,000 दे और मैं उसको वापस 10,000 देता हूँ, तब तो वो मुझे कितने का ही पड़ता है 10% का। अब मुझे वापस तो 10,000 ही देने पड़ेंगे, वापस मुझे अब भी 10,000 देने पड़ेंगे। तो इंटरेस्ट तो मैं 1,00,000 पर दूं और वो सामने वाला मुझे फाइनेंस कितना करेगा 98,000 ही आएगा ना। 1,00,000 का 2% 2,000। तो मुझे 98,000 फाइनेंस मिल रहा है और देना कितना पड़ रहा है 1,00,000 का ब्याज। तो ये तो लोन मुझे महंगा पड़ गया ना, ये तो लोन मुझे क्या पड़ गया महंगा पड़ गया। तो अब मुझे क्या निकालनी पड़ेगी इसकी EIR कि ये लोन किस रेट पर मिला है मुझे ये देखना पड़ेगा। EIR मतलब इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट। तो 2 रेट पर पहले मुझे इसकी क्या निकालनी पड़ेगी PV। अब अच्छा ये बताओ कि ये PV निकालेंगे तो आएगी मतलब EIR आएगी कितनी। जैसे फाइनेंशियल एसेट में भी तो निकाली थी हमने जब ट्रांजेक्शन कॉस्ट है, तो सेम EIR निकालनी पड़ेगी। बस वो 10% आएगी या 10% से एक्स्ट्रा आएगी 10% से क्या आएगी एक्स्ट्रा। तो EIR निकालनी हमने फाइनेंशियल एसेट वाले में सीख ली थी, तो अब टाइम खराब नहीं करेंगे। मान लेते हैं कि वो EIR कितनी आ गई 11% आ गई। EIR तो निकालनी आती है ना, लोअर रेट पे PV लोगे हायर रेट पे PV लोगे। तो मान लेते हैं कि वो कितनी आ गई 11 आ गई। तो क्या करोगे फाइनेंशियल लाइबिलिटी एट द रेट ऑफ 11% और बाय कैश कितना करोगे 98,000। 1,00,000 माइनस 2% बाय इंटरेस्ट कितना 98,000 का 11% करो मत, क्योंकि इस मैच तो होगा नहीं ना। क्यों नहीं हो पाएगा क्योंकि 11% तो मैंने अपनी मर्जी से माना।
और इधर क्या आ जाएगा, टू कैश, कितना देना पड़ेगा 10,000, और सीडी कितना आएगा, जो भी आएगा वो आ जाएगा। फिर बैलेंस पीडी आएगा, उस पर क्या आएगा, इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 11%। इस बैलेंस पर इंटरेस्ट आ जाएगा 11%। टू कैश कितना आ जाएगा 10,000, और फिर क्या आ जाएगा सीडी, और फिर अगली बार फिर क्या आ जाएगा बैलेंस पीडी, फिर इंटरेस्ट किस रेट से आ जाएगा एट द रेट ऑफ 11%, और फिर क्या आ जाएगा टू कैश। तो ये निकालने में पीरियड निकल जाएगा, इसलिए मैं तुम्हारा टाइम बचाने के लिए ये निकालना आप जानते हो अच्छे से, ठीक है, पक्का समझ गए बात। तो ये क्या है, कब होगा, जब ट्रांजैक्शन कॉस्ट बीच में आएगी तब ये यार का लफड़ा आ जाएगा। जब ट्रांजैक्शन कॉस्ट बीच में आएगी तब किसका लफड़ा आ जाएगा, ये यार का। श्योर। बच्चों फाइनेंशियल एसेट जब हमने करा था तो उसमें ईआईआर को क्या किया था, ऐड, क्योंकि खरीदने वाले की अगर ट्रांजैक्शन कॉस्ट लग रही है, अगर खरीदने वाले की कोई एसेट खरीदने वाले की क्या लग रही है ट्रांजैक्शन कॉस्ट, तो क्या होगा ऐड करेगा वो, उसको वो महंगा पड़ रहा है। लेकिन एसेट खरीदने वाले की नहीं लग रही है, यहाँ पर किसकी लग रही है, लाइबिलिटी जो क्या कर रहा है रेज कर रहा है उसकी ट्रांजैक्शन कॉस्ट लग रही है, तब क्या होगा वो माइनस करेगा। एक एग्जांपल लेता हूँ, देखो कंपनी ने एक डिबेंचर 100 रुपए का इशू किया, पहली बार कंपनी इशू कर रही है, ठीक है, तो कंपनी के इशू एक्सपेंस हो गए मान लो 2%, कंपनी के तो क्या हो गए इशू एक्सपेंस, और जो खरीद रहा है उसके क्या हो गए, कोई ब्रोकरेज लग जाती है, जब वो मार्केट से खरीदता है तो उसके क्या लग जाती है ब्रोकरेज लग जाती है, तब क्या होता है उसको महंगा पड़ता है। जो खरीदता है, जैसे मैंने डिबेंचर मार्केट से खरीदा तो ब्रोकरेज वगैरह लगी, तो मेरी ट्रांजैक्शन कॉस्ट महंगी हो गई ना मेरे लिए, जिसके लिए फाइनेंशियल एसेट है उसको तो क्या पड़ता है महंगा पड़ता है, तो वो तो ऐड करता है। लेकिन अब कंपनी रेज कर रही है पैसा मार्केट से या बैंक से लोन ले रही है, तो बैंक कंपनी से ट्रांजेक्शन कॉस्ट लेता है, या क्या है मार्केट से जब पैसा रेज करते हैं तब उसका क्या है इक्विटी रेज करने का या इक्विटी शेयर इशू करने का, हालांकि अभी हम लाइबिलिटी की अकाउंटिंग कर रहे हैं तो उसका चार्ज लगता है। और दूसरी तरफ ये क्या है डिबेंचर इशू कर रहा है, तो डिबेंचर इशू के लिए भी तरह तरह की कंपनी के पैसे लग जाते हैं, तो उसको 1 लाख नेट नहीं मिल पाता, उसके चार्जेस कट के ही बच पाते हैं ना उसके पास, पक्का। तो लाइबिलिटी जो रेज कर रहा है उसके लिए ट्रांजेक्शन कॉस्ट लाइबिलिटी की वैल्यू में से क्या हो जाएगी कम, और असेट जो खरीद रहा होता है अगर उसकी ट्रांजेक्शन कॉस्ट लग रही है तो उसके लिए क्या हो जाएगी असेट की वैल्यू में ऐड हो जाएगी, पक्का। अब हम क्या बात कर रहे हैं, एक बार कुछ स्टडी मटेरियल के क्वेश्चन करते हैं। हाँ बच्चों, ये मैंने आपका स्टडी मटेरियल निकाला है यूनिट 2 का, इलिस्ट्रेशन 28 है। एबीसी लिमिटेड गेव अ लोन टू कस्टमर टारगेट लिमिटेड दैट कैरी इंटरेस्ट रेट एट द रेट ऑफ 10%। कितने रेट से इंटरेस्ट दे रहा है 10% से, 10% रेट से पर एनम फॉर 5 ईयर्स, तो 10% इंटरेस्ट रेट है, 5 साल का लोन है। और दूसरा लोन कितने का है 3 साल का, जिसकी रेट कितनी है 12%। ऐसा होता है बैंक्स में, अगर आप लंबे समय का लोन लेते हो तो इंटरेस्ट रेट बैंक क्या रखता है कम, क्योंकि उसको बिजनेस बड़ा मिला है। 3 साल का है तो रेट कितनी है 12, और 5 साल वाले की कितनी है 10। एडिशनली बैंक चार्जेस द प्रोसेसिंग फीस एट द रेट ऑफ 1% ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट बोरोड। तो उसने प्रोसेसिंग फीस चार्ज की है, तो 5 साल वाला लोन कितने रुपए का है 10 लाख का, 3 साल वाला लोन कितने का है 8 लाख का। कंप्यूट द फेयर वैल्यू ऑफ इनिशियल रिकॉग्निशन एंड हाउ विल द लोन प्रोसेसिंग फीस बी अकाउंटेड। तो लोन प्रोसेसिंग फीस अलग से कोई क्या नहीं डालते, एक्सपेंस नहीं डालते, हम पहले दिन ये एंट्री क्या करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू फाइनेंशियल लायबिलिटी। कैश कितना मिला हमें, इस लोन की बात करूँ तो 10 लाख माइनस 1%। अब ये लोन जो 10 लाख वाला है, बैंक की स्टेटेड रेट कितनी है मेरी 5 साल वाले की 10%। तो मैं क्या करूँगा, कितने रुपए देने हैं मुझे हर साल 10-10 हज़ार, और लास्ट में कितने देने, सॉरी कितनी रेट है 10%, 1-1 लाख देने। तो एक के एक प्लस 10 लाख, किस रेट से कितने बच जाते हैं 10 लाख। ये तो 10 से बनते हैं, लेकिन मुझे मिला कितना है 10 लाख माइनस 1%। तो ये थोड़ा सा क्या आएगा महंगा आएगा, थोड़ा सा क्या आएगा महंगा। तो मैं एंट्री क्या करूँगा फाइनेंशियल लायबिलिटी में, बाय कैश 10 लाख माइनस 1% कितना आएगा 9,90,000 एट द रेट ऑफ, ये 10% प्लस आएगी कुछ, मान लेते हैं कि 10.5 आ गए, तो उसके हिसाब से आगे बढ़ जाए।
तो इसने पूरा सोल्व नहीं किया, इसी टाइप से लिख दिया। द लोन फ्रॉम एबीसी बैंक कैरी इंटरेस्ट दिस एंड दिस रिस्पेक्टिवली, एडिशनली देयर इज अ प्रोसेसिंग फीस। ये तो वापस क्वेश्चन ही लिखने लग गया, ठीक है। इट इज एज्यूम दैट एबीसी बैंक चार्जेस all customers in a similar manner and hence this is representative of market rate of interest। कि जो 10% लिया गया है वो क्या है, मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट ही है, क्योंकि इसमें वो कंसेशनल रेट वाला नहीं है। इसमें कौन सा टॉप बात नहीं है, कंसेशनल रेट वाला, क्योंकि कंसेशनल रेट है तो इक्विटी आ जाता है ना। अमोर्टाइज्ड कॉस्ट इज कंप्यूटेड बाय डिस्काउंटिंग ऑल फ्यूचर कैश फ्लो एट द मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो ये सारे फ्यूचर कैश फ्लो इज फर्दर एनी ट्रांजेक्शन कॉस्ट दैट आर इंटीग्रल पार्ट ऑफ ट्रांजेक्शन आर एडजस्टेड इन EIR एंड रिकॉग्नाइज्ड ओवर द टर्म्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट। तो ये कह रहे हैं ट्रांजेक्शन कॉस्ट को क्या करना है, इंटीग्रल पार्ट ऑफ ट्रांजेक्शन जो होती है उसको कैसे करना है। ट्रांजेक्शन कॉस्ट क्या होती है, इंटीग्रल पार्ट ऑफ ट्रांजेक्शन ही होती है, अलग से उसको एक्सपेंस ऑफ नहीं करना। पहले हम क्या करते थे, अलग से, ये इसी का इंटीग्रल पार्ट है और इसको क्या करना है, EIR के अंदर ही अमोर्टाइज करना है। और ओवर द रिकॉग्नाइज कैसे हो जाएगी बताओ। नॉर्मल पहले जैसे हम करते थे, पहले तो हम क्या करते थे, इधर लोन कितने का लिखते थे, 10 लाख का, और इंटरेस्ट कितने के हिसाब से लाते थे, 10 लाख के ऊपर 10%। तो अमाउंट और ट्रांजेक्शन कॉस्ट अलग से एक्सपेंस करते थे। अब क्या होगा, ये अलग से होगी या इंटरेस्ट रेट बढ़कर होगी। इंटरेस्ट रेट ज़्यादा आएगी तो इंटरेस्ट के एक्सपेंस क्या आ जाएंगे, ज़्यादा आ जाएंगे, तो उसके अंदर ही ये क्या हो जाएगी, रिकॉग्नाइज्ड हो जाएगी। ट्रांजेक्शन कॉस्ट बाय वे ऑफ इंक्रीज इंटरेस्ट क्या हो जाएगी, रिकॉग्नाइज हो जाएगी। हेंस लोन प्रोसेसिंग फीस शैल बी रिड्यूस्ड फ्रॉम द प्रिंसिपल अमाउंट। प्रिंसिपल अमाउंट से क्या हो जाएगा, कम कर देंगे, टू अराइव एट द वैल्यू ऑफ डे 1 अपॉन इनिशियल रिकॉग्निशन। डे 1 पर क्या करना है हमने, 990 रिकॉग्नाइज करना है, तो उसमें से क्या कर देंगे, कम। तो ये कह रहा है फेयर वैल्यू ये आएगी 990, ऐसे दूसरे वाला क्या आएगी। नाउ EIR शैल बी हायर देन द इंटरेस्ट रेट। EIR किससे ज़्यादा होगी, इंटरेस्ट रेट से थोड़ी क्या आएगी, ज़्यादा आएगी। तो इस तरह से नहीं आएगा क्वेश्चन। क्वेश्चन कैसे आएगा, प्रैक्टिकल बन के ही आएगा। ये तो इसने समझाने के लिए किया है, इसी टाइप का एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। 31 इसी यूनिट का क्वेश्चन कौन सा है, 31। ए लिमिटेड एज बोरोड फ्रॉम RBC बैंक। हमें किसकी अकाउंटिंग करनी है, ए लिमिटेड। ए लिमिटेड एज बोरोड फ्रॉम RBC बैंक। कितने रुपए बोरो किए हैं उसने, 10,000। फिक्स रेट कितनी है, 10%। लोन प्रोसेसिंग फीस कितने की है, 500। और लोन कितने सालों के बाद रिपेबल है, 5 साल के बाद। बुलेट रीपेमेंट का मतलब प्रिंसिपल बीच बीच में पे नहीं करना। इंटरेस्ट हर साल का पे करना है, लेकिन प्रिंसिपल क्या है, एक साथ 10,000 का 10,000 लास्ट में पे होगा। लोन अमाउंट कितने की है बताओ, 10,000। 1 अप्रैल 1 को दिया है तो 5 साल का है, तो ये बताने की जरूरत ही नहीं थी, अपने आप निकाल लेते हैं। इंटरेस्ट रेट कितनी है, 10% पर एनम, ठीक है। और चार्ज कब करना है, एक साल के बाद। कुछ बैंकों के रूल क्या होते हैं, इंटरेस्ट क्वार्टरली दोगे या क्या दोगे, हाफ ईयरली। तो हमें तो क्या है, पर एनम, जो हम नॉर्मली मानते आए हैं, इंटरेस्ट पर एनम। और अपफ्रंट फीस मतलब प्रोसेसिंग फीस कितनी है, 5। तो कैसे करना पड़ेगा, ये देखना पड़ेगा कि कितना इंटरेस्ट देना है हर साल, 1000 और लास्ट में कितने देने हैं, 10,000। 1000 प्लस लास्ट में कितने देने हैं, 1000 प्लस 10,000। ये देखना पड़ेगा ये किस रेट से क्या बन जाते हैं, 10,000 माइनस 500, क्योंकि प्रोसेसिंग चार्ज लग गए। तो इसने 2 रेट से निकाला, 10% से और 13% से। फिर इसको फॉर्मूला यूज करके क्या निकाली, EIR कितने की, 11.42। अब एग्जाम में आपको किन किन रेट से लेना है वो क्वेश्चन ही देगा। इसने तो अपनी मर्जी से 10 और 12 चुन ली। 10 से तो आना ही 10,000 था, 10 से तो आना ही 10,000, वो आगे भी 10 से बढ़ाया हुआ है। और फिर 13 से देखिए, 12 नहीं 10 और 13 चुन ले। तो एग्जाम में क्वेश्चन देगा, क्योंकि कोई बच्चा 10-15 चुन लेगा तो थोड़ा थोड़ा क्या आने लग जाएगा, वेरिएशन आने लग जाएगा। और एग्जामिनर के लिए चेक करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। कोई 10-12 लेगा, कोई 10-14 लेगा, कोई 8-12 लेगा, थोड़ी 10 से। तो एग्जाम में आपको दोनों रेट क्वेश्चन देता है और उसके PV फैक्टर भी क्वेश्चन देता है, क्योंकि कोई 3 डिजिट तक ले लेगा, कोई 2 डिजिट तक। तो वो क्वेश्चन ही देता है और उससे क्या निकाल लोगे, EIR, जो कितनी आ गई, 11.42। तो अब कैसे अकाउंटिंग होगी बताओ। फाइनेंशियल लायबिलिटी में सबसे पहले क्या लिखोगे, बाय कैश, कितना, 9,500। इंटरेस्ट 9,500 पर किस रेट से लगेगा, 11.42%। कितना आएगा वो, 1085। टू कैश कितना आ जाएगा,
1000, टू CD कितना आ जाएगा 9585, फिर BD कितना आ जाएगा 9585, इंटरेस्ट कितने का आएगा 1095, टू कैश कितने का आ जाएगा 1000, CD कितना आ जाएगा 9679। तुम डर क्यों रहे हो, इतनी जल्दी कैसे कर दिया, मेरा बैकेज करा हुआ है। नहीं, मैं ऊपर से चाँप रहा हूँ, यहाँ से देख रहा था। तो ये अकाउंट नहीं बनाता, ये क्या करता है, स्टेटमेंट फॉर्म में 9500 लिखा, उसके ऊपर इंटरेस्ट लगाया। ये दोनों कौन सी साइड होगी, क्रेडिट साइड। रीपेमेंट ऑफ इंटरेस्ट कितने का आ गया 1000, वो पे कर दिया, तो बैलेंस ये डेबिट साइड आ गई। ये एक तरह से कौन सी साइड है, डेबिट, और ये क्रेडिट साइड है। तो ऐसे करके इसने ये लास्ट में खत्म कर दिया, 1098 डाल दिया और क्या लिख दिया, डिफरेंस इज ड्यू टू अप्रोक्सीमेशन। तो आपके एग्जाम में आए तो आप इस तरह से चार्ट बना देना। हालांकि अकाउंट बनाने पर भी नंबर नहीं कटने चाहिए, लेकिन कोई अनाड़ी एग्जामिनर हो तो वो काट लेते हैं, इसलिए इसके जैसे ही कर देना पक्का। तो ये फाइनेंशियल लायबिलिटी की अकाउंटिंग है। जब अभी तक जितने केस किए हैं उनको एक बार दोहरा लेते हैं, फिर आगे करते हैं। बहुत सारे केस बने। नंबर 1 क्या है, इंटरेस्ट फ्री लोन किया था हमने, होल्डिंग ने सब्सिडी को दिया, उसमें क्या था, पीवी निकाल लो फेयर वैल्यू पे और इंटरेस्ट लगा के आगे बढ़ा दो। दूसरा क्या था, कंसेशनल लोन, उसमें भी क्या है, जितना भी देना है उसकी पीवी निकाल लो। तीसरा क्या है, लोन तो किस पर है, फेयर वैल्यू पर है, मतलब मार्केट रेट पर दिया हुआ है, लेकिन साथ में क्या है, ट्रांजैक्शन कॉस्ट। अब चौथा क्या कर रहे हैं हम, कन्वर्टिबल क्या है, डिबेंचर्स की अकाउंट। डिबेंचर कंपनी के लिए क्या है, फाइनेंशियल लायबिलिटी, लेकिन आगे जाकर वो क्या कर देगा, इक्विटी में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। तो आगे जाकर हमें प्रिंसिपल तो देना ही नहीं, आगे जाकर हमें प्रिंसिपल तो देना ही नहीं। तो इस तरह के इंस्ट्रूमेंट्स की अकाउंटिंग अब हम स्टार्ट कर रहे हैं। इन तीनों में क्या है, प्रिंसिपल रीपेमेंट करनी थी, इसमें क्या है, सिर्फ इंटरेस्ट देना है वापस। ठीक है, वापस क्या देना है, इंटरेस्ट। ठीक है, अब हम इसको करना स्टार्ट करें। तो ये 3 केस अलग है और यहाँ से क्या होगा, वापस हमें, अब मैं डिबेंचर बोल रहा हूँ, नाम कुछ भी लिखा हो, प्रेफरेंस शेयर। अगर डिविडेंड पक्का पक्का देना है या इंटरेस्ट पक्का पक्का देना है तो कुछ पार्ट तो फाइनेंशियल लायबिलिटी। अब कैसे करना है ये अभी स्टार्ट करना है। ठीक है, अब बच्चों, अब मैंने यूनिट 3 का कौन सा इलस्ट्रेशन निकाला है, 31, क्या समझाने के लिए कि अगर क्या है, डिबेंचर्स या क्या है, इक्विटी शेयर, मतलब प्रेफरेंस शेयर कन्वर्टिबल है, तो तुम्हें प्रेफरेंस या डिबेंचर से तो जाना ही नहीं है। तुमने तो ये देखना है कि कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन टू डिलीवर कैश कितना है, उतना क्या है, फाइनेंशियल लायबिलिटी। तो ये यूनिट 3 का कौन सा इलस्ट्रेशन है, 31। ऑन 1 जुलाई 2001 डी लिमिटेड इश्यूज प्रेफरेंस शेयर्स टू जी लिमिटेड फॉर अ कंसिडरेशन ऑफ 10 लाख। तो हम किसके पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं, डी लिमिटेड के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्यों, क्योंकि अभी हमारे लिए को क्या डिस्कस करना है, फाइनेंशियल लायबिलिटी। द होल्डर हैज एन ऑप्शन टू कन्वर्ट दीज प्रेफरेंस शेयर्स टू अ फिक्स नंबर ऑफ इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स। फिक्स नंबर ऑफ यहाँ पर ही क्या मानते हैं हम, इक्विटी मानते हैं। किस पार्ट को, नॉन डेरिवेटिव। तो याद आ गया आपको फाइनेंशियल लायबिलिटी वाली डेफिनेशन। अगर बाद में मैंने क्या किया, पैसा लिया है कितना, मैं डी लिमिटेड बन के सोच रहा हूँ, मेरे को कितने रुपए मिल गए, 10 लाख, मेरे को कितने रुपए मिल गए, 10 लाख रुपीज मिल गए। इसके बदले में बाद में क्या देना है मुझे, फिक्स नंबर ऑफ शेयर्स। तो पहले तो बताओ ये डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट है या नॉन डेरिवेटिव। थोड़ा सा आपको याद दिला देता हूँ, फाइनेंशियल लायबिलिटी और इक्विटी में क्या था। अगर बाद में जाकर अपने क्या देने, फिक्स नंबर ऑफ शेयर्स देने हैं, तो अगर आगे जाकर क्या देने थे, फिक्स नंबर ऑफ शेयर्स देने थे। तो अभी तो हम नॉन डेरिवेटिव की बात ही कर रहे हैं, डेरिवेटिव की तो हम बाद में करेंगे। तो नॉन डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट है, आगे जाकर सॉरी शेयर्स देने, आगे जाकर क्या देने, शेयर्स। कोई भी पैसा लिया है जिसके बदले में आगे जाकर अपनी कंपनी के क्या देने, शेयर्स। तो ऑन इक्विटी शेयर्स, मैंने किससे लोन लिया, डिबेंचर इशू किया, प्रेफरेंस शेयर इशू किए और आगे जाकर क्या देने, अपने ही शेयर। तो
तो वो नॉन डेरिवेटिव हो जाता है। क्यों नॉन डेरिवेटिव हो जाता है? क्योंकि रुपया मैंने पूरा ले लिया, तो सामने वाला का इन्वेस्टमेंट कम नहीं रहा, तो वो क्या बन जाता है? नॉन डेरिवेटिव। याद है ना, अगर लो इन्वेस्टमेंट ना हो तो डेरिवेटिव हो ही नहीं सकता। तो रुपये पूरे ले लिए, नॉन डेरिवेटिव है। अब आगे जाकर अगर मुझे फिक्स नंबर ऑफ शेयर्स देने हैं तो मैं एंट्री क्या, मैंने उस समय क्या सिखाया था कि मैं इसको क्या मानूंगा? कैश टू इक्विटी मानूंगा। कैश टू क्या मानूंगा? इक्विटी। जो फिक्स नंबर ऑफ शेयर्स देने हैं, हाँ वेरिएबल नंबर ऑफ शेयर्स होते हैं तब क्या होता है? फाइनेंशियल लायबिलिटी। तो अभी तो हमारा क्या है? फिक्स नंबर ऑफ शेयर का है, वेरिएबल की हम बाद में एंट्री करेंगे। तो अभी मैंने पूरे रुपए ले लिया है नहीं, सामने वाले से ले लिया है नहीं, डी लिमिटेड ने पूरे रुपए ले लिए, प्रेफरेंस शेयर इशू किया, तो वो कैश डेबिट कितने से करेगा? 10 लाख। अब ये 10 लाख तो वापस चुकानी ही नहीं है। क्यों नहीं चुकाने? क्योंकि मुझे आगे जाकर क्या देने हैं? शेयर्स। और शेयर्स भी कैसे देने हैं? फिक्स नंबर। तो इसको क्या बोलूंगा? इक्विटी ऑफ द इशूअर अप टू अ पीरियड ऑफ 3 years। इफ द ऑप्शन इज नॉट एक्सरसाइज्ड बाय द होल्डर, प्रेफरेंस शेयर्स आर डीम्ड एट द एंड ऑफ 3 years। प्रेफरेंस शेयर कैरी अ fixed coupon rate of 6% per annum and is payable every year. The prevailing market rate for similar preference share without the conversion of feature is 9%। अब सामने वाले को हमने क्यों ऑप्शन दिया? भाई तेरी इच्छा हो तो तू क्या ले ले, नहीं तेरी इच्छा हो तो तू क्या ले ले। होल्डर मतलब जी लिमिटेड के पास ऑप्शन है, मैं डी लिमिटेड हूं, मैंने डिबेंचर्स या प्रेफरेंस शेयर इशू किए हैं, बट मैं उसको ऐसी चॉइस क्यों दूं? मैं उसको ऐसी चॉइस क्यों दूं कि तेरी इच्छा हो तो तू क्या लेना? फिक्स नंबर ऑफ शेयर्स 5000 4000, या तेरी इच्छा हो तो क्या लेना? कैश है। वो तो हमेशा क्या करेगा? जब शेयर के प्राइस ज्यादा हो गए तब क्या ले लिया करेगा? शेयर्स। और शेयर्स के प्राइस कम होंगे तो वो क्या ले लेगा? कैश। फ्री में तो कोई किसी के लिए कुछ नहीं देता, तो इसलिए इसने क्या कर दिया? इंटरेस्ट रेट कम कर दी। बिना कन्वर्जन ऑप्शन के देता तो इंटरेस्ट रेट कितनी होती? 9%। अब कितनी कर दी इसने? 6%। तो अब आप बताओ कि आपको क्या करना है। अब इसको मैं बहुत टाइम लगेगा इसको समझने में, ठीक है। देखो एक तो होता है कंपल्सरीली कन्वर्टिबल, और दूसरा क्या होता है? ऑप्शनली कन्वर्टिबल। कंपल्सरी कन्वर्टिबल का तो मतलब ही क्या है? कन्वर्ट होगा ही होगा, आप क्या ले लो, कुछ भी कर लो, आपको शेयर ही लेना पड़ेगा। और ऑप्शनली कन्वर्टिबल का मतलब क्या? आपकी जो चॉइस हो वो लेना। इसमें भी आगे दो पार्ट हो जाएंगे, चॉइस किसकी हो? होल्डर की, और चॉइस किसकी हो? एंटिटी की। जिसने इशू किया उसकी चॉइस है या होल्डर की? तो अभी तो हमारे क्वेश्चन में किसकी चॉइस थी? होल्डर। तो कंपल्सरी कन्वर्टिबल होता ना तब क्या होता, और ऑप्शनली कन्वर्टिबल है तो क्या होगा? कंपल्सरी कन्वर्टिबल है, कितना रेट था? 6% पे इशू किया ना हमने। हम उसको ऐसी चॉइस दे रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो उसको भी खाएंगे ना। तो हमने उसको क्या किया है? तेरे इस चॉइस दे जरूर रहे हैं, लेकिन इसके बदले में क्या है? इंटरेस्ट तुम्हारा क्या करेंगे? कम। भाई मैं तुम्हें कोई चॉइस दे रहा हूँ, नहीं हमारे एग्जाम्पल में लिखा मैंने कंपल्सरी है, बट हमारे एग्जाम्पल में क्या है? ऑप्शनल है। तो हम उसको चॉइस दे रहे हैं तो क्या होगा? तब रेट क्या करेंगे? कम। तब रेट क्या करेंगे? कम। तो अभी हम कंपल्सरी कन्वर्टिबल और ऑप्शनली कन्वर्टिबल दोनों की अकाउंटिंग यहां से करेंगे, फिर उस क्वेश्चन पर आएंगे। पहले हम अपना समझेंगे, ठीक है। कंपल्सरी कन्वर्टिबल में क्या होगा कि हमें ये तय ही हो गया कि हमें प्रिंसिपल देना ही नहीं है, तो हमें तो क्या देना है? सिर्फ 6,000 प्लस नील, और रुपए हमारे पास कितने आ गए? 1 लाख। रुपए हमारे पास क्या आ गया? 1 लाख। ये तय ही हो चुका है कि कंपल्सरी कन्वर्टिबल है। और जब जब मैं अभी ये कन्वर्टिबल के एग्जांपल ले रहा हूँ, मैं क्या मान के चल रहा हूँ? फिक्स नंबर ऑफ शेयर्स है। क्या देने हैं? फिक्स नंबर। वेरिएबल पे अकाउंटिंग क्या हो जाएगी? चेंज। तो कंपल्सरी कन्वर्टिबल है तो क्या होगा? मेरे पास कैश कितने की आई? 1 लाख। टू फाइनेंशियल लाइबिलिटी, मैं सिर्फ 6 की पीवी निकालूंगा मार्केट रेट से। वो समझ लो कि कितनी आ गई? 15,000 आ गई। तो बाकी किस में चला जाएगा? इक्विटी में। और फाइनेंशियल लाइबिलिटी का अकाउंट कैसे चलता रहेगा? क्योंकि हमें वापस तो 6,000 ही देने हैं ना। बाय कैश 15,000
इंटरेस्ट लगा, टू कैश कितना 6000 CD, और ये हर बारी कितना आएगा 6, तीसरे साल भी कितना आएगा 6 ही आएगा, कोई शेयर थोड़ी देने होंगे, ये तो कंपलसरी कन्वर्टिबल है। और ये पैसा शुरू से ही किसमें पड़ा हुआ था, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में। तो स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में क्या होगा, इक्विटी पोर्शन ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, वहां ये पड़ा होगा पैसा, और लास्ट में यहाँ से चेंज होकर किसमें चला जाएगा, ये शेयर कैपिटल में। जब ये कन्वर्ट होगा तो क्या होगा, है ये इक्विटी, बट पहले इसके आगे क्या नहीं था, शेयर नहीं इशू हुए होते, तो यहाँ से कम करके यहाँ से इसको किसमें भेज देंगे, शेयर कैपिटल। तो ये विद इन इक्विटी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, क्योंकि जब शेयर कर लास्ट में तो क्या होगा, इसके बदले में क्या देने ही पड़ेंगे, शेयर्स, तो ये विद इन इक्विटी क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। लेकिन ये वाला 6,000 ही कटेगा, इसमें लास्ट में भी कितना आएगा 6,000 पक्का, और इक्विटी वाला पोर्शन विद इन इक्विटी क्या हो जाएगा, कुछ कंपनी ये शेयर कैपिटल का अलग से बनाती है और इसके ऊपर क्या लिख देती है, अदर इक्विटी, माइनस यहाँ होगा और इक्विटी अलग से बना रखी है तो उस कॉलम में वहाँ प्लस हो जाएगा। तो कंपलसरी कन्वर्टिबल में क्या होगा, लाइबिलिटी माननी ही कितनी है, सिर्फ इंटरेस्ट। अब वो प्रेफरेंस शेयर बोल दे और डिविडेंड पक्का पक्का ही देना है, तो डिविडेंड की पीवी क्या है, लाइबिलिटी, नाम से नहीं जाने, तो डिविडेंड या इंटरेस्ट की पीवी क्या है, लाइबिलिटी, और ये नहीं देना है। और बार बार बोल रहा हूँ, जब जब कन्वर्टिबल की बात करूंगा तब जब तक मैं खुद ना बोलूँ वेरिएबल है, तब तक क्या है, फिक्स नंबर ऑफ शेयर। अब ऑप्शनली कन्वर्टिबल है, और ऑप्शन किसके ऊपर है, होल्डर के ऊपर है, तब क्या होगा, ऑप्शनली कन्वर्टिबल है और ऑप्शन किसके पास है, होल्डर के पास है, तब हम उसने कल को कैश ले लिया तो हमारा कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन टू डिलीवर कैश तो है, हम थोड़ी अवॉइड कर सकते हैं। उसने कल को क्या ले लिया, कैश, और पक्की बात है वो कैश कब लेगा, जब शेयर का प्राइस डाउन है, और कब शेयर लेगा वो, जब शेयर का प्राइस क्या है, ज्यादा है, पक्का। तो हम उसको एडवांटेज, ऑप्शनली कन्वर्टिबल का मतलब क्या है, होल्डर क्या ले सकता है, कैश भी ले सकता है, तो मेरे पास तो अवॉइड करने का राइट ही नहीं है ना। अब मैंने तो बस उसका 9% पक्का, 9% के बजाय कितना दिया होगा, 6% पक्का, कुछ ना कुछ तो क्या करूंगा, कम करूंगा ही ना भाई, तुम्हें ऐसी चॉइस दे रहा हूं तो बदले में तुम्हें भी तो मुझे कुछ देना पड़ेगा, तो तुमने क्या दिया मुझे, इंटरेस्ट कम चार्ज किया मुझसे, तुमने मुझे क्या दिया, 3% एक तरह से दे दिया तुमने, या मुझसे इंटरेस्ट कम चार्ज किया, तो मैं इसको ऐसे ही करूंगा, 6 प्लस 1 लाख, क्योंकि ये 1 लाख अवॉइड करना मेरे हाथ में नहीं है। किस रेट से डिस्काउंट करूंगा, 9%, 6 से करता तो ये क्या होता, वापस 1 लाख ही आ जाता। अब लेकिन मैं तो मार्केट रेट से करूंगा, तुम अगर ये बीच में चॉइस नहीं देता तो लोग मुझे कितना देते, 9% पे लोन, भाई तुम्हें चॉइस दिया इसलिए 9 का कितना किया, 6, तो कितना आएगा, एक लाख प्लस या 1 लाख माइनस आएगा, ये बताओ सबसे पहले। डिस्काउंटिंग रेट बढ़ा दी तो पीवी क्या हो जाएगी, कम, 92,406। अब मैं एंट्री क्या करूंगा, कैश कितने का आया, 92,406, टू फाइनेंस हो कैश तो सॉरी 1 लाख का आया, टू फाइनेंशियल लाइबिलिटी 92,406 एट द रेट ऑफ 9%, और टू इक्विटी 7594, ये क्या आ गया, इक्विटी। अब देखो इसको कैसे इंटरप्रेट करते हैं, इसको ऐसे नहीं मानते कि क्या कि ये कम मतलब चॉइस पर है, हम तो क्या मान रहे हैं कि वो लेगा ही लेगा कैश, हम तो क्या मान रहे हैं, लेगा ही लेगा कैश। तो इसको हम दो ऐसे मानते हैं कि हमें तो फाइनेंशियल लाइबिलिटी लास्ट तक कितनी पहुंचा ही देंगे, हम तो 92,406 पर इंटरेस्ट लगाएंगे, कितने का, 9% का, जो भी आएगा आता रहेगा। टू कैश कितना आएगा, 6,000, CD आ जाएगा, फिर इंटरेस्ट लगाएंगे किस रेट का, इस बैलेंस पर 9%, टू कैश कितना आएगा, टू CD कितना आ जाएगा, बैलेंसिंग फिगर। अब इंटरेस्ट कितना लगाएंगे, 9%, और टू कैश कितना आएगा, 6,000। इतना करने के बाद
इतना करने के बाद ये बैलेंस कितना रह जाएगा, 1 लाख रह जाएगा। इतना करने के बाद ये बैलेंस 1 लाख रह जाएगा। अब ये सोचना पड़ेगा कि वो शेयर लेगा या कैश। अब ये सोचना पड़ेगा कि वो शेयर लेगा या कैश। पक्का? अब इस कॉन्ट्रैक्ट को कैसे इंटरप्रेट करते हैं वो मुझे समझाना है। मैं ये मानता हूँ कि मैंने तुम्हें कैश देना ही देना है, चाहे तुम शेयर लो तो भी मैं क्या मानता हूँ कि मुझे तुम्हें कैश देना ही, और तुम चाहो तो वो वापस 1 लाख रुपए मुझे वापस दे दो, और मेरे जितने भी फिक्स नंबर ऑफ शेयर हमने तय किए थे वो ले लो। तो मैं तो तुम्हें फाइनेंशियल लाइबिलिटी मान के अकाउंट फॉर करूँ, क्योंकि मेरे हाथ में ही नहीं था 1 लाख अवॉइड करना। ये तो तुम्हारी इच्छा पर थी, ये तो तुम्हारी इच्छा पर थी। तो मैं तो फाइनेंशियल लाइबिलिटी मान के ही अकाउंट फॉर कर रहा हूँ कि ये 1 लाख भी देनी है, उसकी भी मैंने क्या निकाली है, पीवी। तो मैं तो ये मानता हूँ कि मुझे तुम्हें 1 लाख देनी है। अब तुम वो 1 लाख ले लो और वापस वही 1 लाख मुझे देकर कितने शेयर ले सकते हो, 5। तो ऐसा नहीं लग रहा तुम्हें कि तुम्हारे पास इसके अंदर एक कॉल ऑप्शन है? तुम्हारे पास इसके अंदर क्या है, कॉल ऑप्शन। कंपनी के पास नहीं, होल्डर के पास। ये होल्डर को 1 लाख रुपए मिलेंगे, उसी 1 लाख पर वो 5,000 शेयर खरीद सकता है। तो फिक्स रेट 1 लाख रुपए, तुम मुझे 1 लाख रुपए देकर 5,000 शेयर खरीद सकते हो। तो तुम्हारे पास इसके अंदर क्या छुपा हुआ है, एक कॉल ऑप्शन। और मैं इस कॉल ऑप्शन का क्या हूँ, राइटर। मैं ये मानूंगा कि पहले तो मुझे 1 लाख देना ही देना है, और वापस तुम चाहो तो 1 लाख रुपए पर मुझसे कितने शेयर ले सकते हो, 5,000। तो यू हैव राइट टू कॉल 5,000 शेयर्स फॉर दैट ₹1,00,000। तो मैंने एक ऐसे समझ लो कि मैंने तुम्हें दे दिए। अब तुम्हें नहीं लेने, क्यों नहीं लेने, क्योंकि शेयर का प्राइस क्या है, ज्यादा। तो तुम क्या करोगे, शेयर लोगे। तो ऐसा माना जाएगा कि तुमने वापस मुझे वो 1 लाख रुपए लौटा दिया, और बदले में अपना कॉल ऑप्शन क्या कर दिया, एक्सरसाइज। और दूसरा तरीका क्या है, अगर तुम 1 लाख शेयर का 1 लाख से कम है मार्केट प्राइस, तो तुम 1 लाख लोगे, तो इसका मतलब क्या होगा, तुमने वो ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं किया। तो इस कॉन्ट्रैक्ट को ऐसे इंटरप्रेट करना है सबसे पहले कि हमने तो कितना देना ही देना है, 6 प्लस 1 लाख, और 9% है। और इसके अलावा हमने सामने वाले को क्या दे रखा है, कॉल ऑप्शन। सामने वाले को क्या दे रखा है, कॉल ऑप्शन। काय का कॉल ऑप्शन दे रखा है कि आप चाहो तो क्या कर लो, 1 लाख रुपए दे लो वापस। जो मैंने तुम्हें 1 लाख देने ही देने हैं, आप वही 1 लाख वापस दे दो। तो वो सीधा है कि मैं दूंगा, तुम वापस दोगे, बजाय इसके क्या नेट कर लो। लेकिन मैं तो ये मानकर कर रहा हूँ कि मुझे 1 लाख तो देने ही देने हैं। अब तुम चाहो तो 1 लाख रुपए पर मेरे क्या कर लो, 5,000 शेयर ले लो, 5,000 7,000 जो भी फिक्स शेयर है वो ले लो। तो मैंने तुमसे 2 बातों के पैसे लिए हैं। नंबर 1 किस बात के, इस के, ये बोरिंग्स के क्या है, तुमने मुझे 1 लाख रुपए दिए नहीं, इसके अंदर ही तुमने मुझे किस पर दिए, कॉल ऑप्शन का भी तो प्रीमियम चार्ज करूंगा मैं। तो इस बोरिंग का तो कितना होता, वो 9 समथिंग होता, और बाकी जो मैंने रुपया लिया था वो क्या था, कॉल ऑप्शन का प्रीमियम था। बाकी जो रुपया लिया था वो कॉल ऑप्शन का प्रीमियम था। अब आपने सर वो इक्विटी में क्यों डाल दिया, ऑप्शन की अकाउंटिंग में तो आपने उस पैसे को क्या बताया, लायबिलिटी बताया। याद है ऑप्शन और फ्यूचर की अकाउंटिंग के शुरू में जो हमें प्रीमियम मिलता है हम क्या करते हैं, कैश टू फाइनेंशियल लायबिलिटी, और आगे फाइनेंशियल लायबिलिटी को फेयर वैल्यू पर लेते रहते हैं। शुरू में जब हम ऑप्शन राइट करते हैं तो सबसे पहले क्या होता है, कैश टू फाइनेंशियल लायबिलिटी। याद करना, ऑप्शन वाला वीडियो देखना तब तुम्हें याद आ जाएगा। ऑप्शन राइटर की बुक में हमेशा क्या रहेगा, लायबिलिटी रहेगा, होल्डर की बुक में हमेशा क्या रहेगा, एसेट। तो मेरी पोजीशन ऑप्शन राइटर की जैसे थी। अब मैंने इसको लायबिलिटी क्यों नहीं माना, क्योंकि ये क्या था, ऑन इक्विटी शेयर्स पर था, मेरे खुद के इक्विटी शेयर पर एक डेरिवेटिव था जिसमें फिक्स्ड कंसीडरेशन था कितने रुपए का, 1 लाख रुपए का, और फिक्स नंबर ऑफ शेयर्स थे। तो जब अपने इक्विटी इंस्ट्रूमेंट के अंदर एम्बेडेड इसके अंदर ही क्या छुपा हुआ है, डेरिवेटिव छुपा हुआ है। अपने ही इंस्ट्रूमेंट्स पर क्या हो, डेरिवेटिव हो, अपने इंस्ट्रूमेंट पर डेरिवेटिव हो, तो हम उसको क्या मानते हैं, इक्विटी। अगर वो क्या हो, फिक्स शेयर हो और फिक्स्ड कंसीडरेशन, फिक्स शेयर हो और फिक्स कंसीडरेशन। एक बार याद करो, डेरिवेटिव की अकाउंटिंग मैंने आपको क्या सिखाई थी, FVTPL लगानी है, लेकिन हमने यहाँ कोई FVTPL नहीं लगाना। इस ऑप्शन प्रीमियम के ऊपर कोई FVTPL नहीं लगाया, इसको इक्विटी मान लिया। क्यों इक्विटी मान लिया, क्योंकि इसमें अपने ही शेयर पर डेरिवेटिव था, ना कि दूसरी कंपनी पर, और फिक्स्ड फॉर क्या था, फिक्स्ड था, फिक्स्ड फॉर फिक्स्ड कंसीडरेशन। तो कैसे इंटरप्रेट करते हैं इस कॉन्ट्रैक्ट को, कि इसमें एक तो नॉर्मल बोरिंग है, नॉर्मल बोरिंग है जिसके बदले में मैं कितने रुपए चुका रहा हूँ, 6 प्लस 1 लाख, वो मुझे चुकानी है। अब लास्ट में जो मुझे 1 लाख रुपए देने हैं
वो सामने वाला मुझे वापस देकर 5,000 शेयर ले सकता है, तो उसके पास वही 1,00,000 रुपए वापस देकर 5,000 शेयर लेने का ऑप्शन है। अब वो देगा ही नहीं, मैं उसको नहीं दूंगा, वो मुझे नहीं देगा, तो एक तरह से यही हो गया ना कि उसने मुझे 1,00,000 रुपए दे दिए और मुझसे वापस क्या ले लिए, 5,000 शेयर। तो मैंने अपने ही कंपनी के 5,000 शेयर किस पर इशू करने थे, 1,00,000 के कंसिडरेशन पर। तो इसमें डेरिवेटिव था, किस सामने वाले के पास क्या था, कॉल ऑप्शन। तुमने मुझे कम इंटरेस्ट क्यों दिया, क्योंकि मैंने तुम्हें एक कॉल ऑप्शन, मैंने तुम्हें कम इंटरेस्ट क्यों दिया, क्योंकि तुमने मुझे कॉल ऑप्शन का प्रीमियम देना था। वो तुमने कैसे दे दिया, बाय वे ऑफ चार्जिंग लेसर इंटरेस्ट। तुमने कम इंटरेस्ट चार्ज किया, तो तुमने मुझे 1,00,000 रुपए जो दिए थे, तो नॉर्मल बोरिंग के 94 समथिंग आए थे, बाकी क्या था, प्रीमियम। क्यों, क्योंकि मैं एक कॉल ऑप्शन का राइटर था, और वो कॉल ऑप्शन मेरी ही कंपनी के शेयर पर था और मेरे कंपनी के फिक्स नंबर ऑफ शेयर्स पर था, इसलिए मैंने उसको फाइनेंशियल लायबिलिटी नहीं माना, डेरिवेटिव फाइनेंशियल लायबिलिटी नहीं माना। नहीं तो ऑप्शन का राइटर क्या मानता है, डेरिवेटिव फाइनेंशियल लायबिलिटी। मेरी कंपनी के फिक्स नंबर ऑफ शेयर्स पर था, इसलिए मैंने उसको इक्विटी माना, और बाद में भले ही उसकी फेयर वैल्यू चेंज होता रहे, मैं उसको अकाउंट फॉर नहीं करता। तो अब वो जो पहले बताया था मैंने, वो ठीक नहीं था क्या, क्योंकि इसमें क्या फिक्स नंबर ऑफ शेयर्स देने हैं वापस, ये इसके अंदर डेरिवेटिव छुपा हुआ है, इसके अंदर ही क्या छुपा हुआ है, डेरिवेटिव। तो उस समय तो स्टार्ट करनी थी बात, पक्का। तो एक बार डेरिवेटिव की अकाउंटिंग याद करवाओ। डेरिवेटिव में क्या करता है, होल्डर। मैंने ऑप्शन राइट किया हुआ है कि कोई भी आदमी मुझसे क्या कर सकता है, 1,00,000 रुपए देकर 5,000 शेयर ले सकता है किसी दूसरी कंपनी के, मेरी कंपनी के नहीं, मैं टाटा हूं, और किसके शेयर ले सकता है, रिलायंस के। तो मैं एंट्री क्या करता हूँ, कैश टू फाइनेंशियल लायबिलिटी। अब उस कंपनी के शेयर का प्राइस बढ़ता जाता है, तो सामने वाले का एक्सरसाइज करने के चांस ज्यादा हो जाते हैं, तो फेयर वैल्यू ऑप्शन की क्या है, बढ़ जाती है। तो मैं एंट्री क्या करता था, P&L टू फाइनेंशियल लायबिलिटी, बट ये दूसरी कंपनी के शेयर पर था। इसमें अंदर भी यही बात है कि सामने वाला वही 1,00,000 जो मुझे उसको देने हैं, वापस लौटा के क्या ले सकता है, 5,000 शेयर्स, लेकिन ये मेरी कंपनी के शेयर है। तो इस तरह के डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट को हम क्या मानते हैं, इक्विटी, क्योंकि मेरी कंपनी के फिक्स नंबर ऑफ शेयर्स फिक्स कंसिडरेशन पर जाएंगे, तो इक्विटी मानते हैं। तो जो ऑप्शन का मैंने प्रीमियम लिया है, कैसे लिया है मैंने ऑप्शन का प्रीमियम, बार बार कह रहा हूं कि तुमने 1,00,000 दिए मुझे, और प्रीमियम की अमाउंट निकालने के लिए मैंने क्या देखा कि मैं अगर 6 क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि 9% देना चाहिए था मुझे तो कितना इंटरेस्ट देना चाहिए था, 9%। तो मैंने प्रीमियम कैसे चार्ज कर लिया, बाय वे ऑफ पेइंग लेस इंटरेस्ट, अदरवाइज तो मुझे 9 देना पड़ता। तो तुमने मुझे प्रीमियम दिया है, कैसे दिया है, 3-3 हज़ार कम चार्ज करके। तो 3-3 हज़ार की पीवी निकालो, वही मेरा प्रीमियम है। और वो इनडायरेक्टली कैसे निकाल लिया हमने, 3-3 हज़ार की पीवी, ये जो आता है ना इक्विटी वाला पार्ट, ये क्या आता है, 3-3 हज़ार की पीवी आता है, क्योंकि हम 6-6 हज़ार की पीवी किससे निकाल लेते हैं, फाइनेंशियल लायबिलिटी में डाल देते हैं। तो बचता ही क्या है, ये डिफरेंस आई क्यों है, फाइनेंशियल लायबिलिटी 9% से डिस्काउंट करिए ना, तो ये क्या आ गया, प्रीमियम का आ गया। और इस प्रीमियम को मैंने लायबिलिटी नहीं माना। ऑप्शन वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ये क्या मानता है, राइटर हमेशा लायबिलिटी मानता है और FVTPL लगाता है, लेकिन वो दूसरी कंपनी का शेयर होता है। जब अपनी कंपनी का ही शेयर हो और उस पर क्या हो, फिक्स नंबर ऑफ शेयर्स हो, तो उसको क्या मानते हैं, डेरिवेटिव, सॉरी इक्विटी मानते हैं। है डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन डेरिवेटिव में जब फिक्स नंबर ऑफ कंसिडरेशन और फिक्स शेयर हो अपनी कंपनी के, तब हम उसको इक्विटी मानते हैं और बार बार FVTPL पर नहीं लाएंगे इक्विटी के अकाउंट, पक्का। तो 6%, जो 6-6 हज़ार की डिस्काउंटिंग तो 9% से करी थी। अब हम क्या कर रहे हैं, एक बुक का क्वेश्चन कर रहे हैं। तो जब कंपलसरी कन्वर्टिबल हो तब तो क्या करना है, चलो ये बुक के क्वेश्चन कल करते हैं, एक बार मुझे इतना ही रिवाइज करवा। कन्वर्टिबल फाइनेंशियल लायबिलिटीज कंपलसरी कन्वर्टिबल है, तब तो क्या है, सिर्फ 6 की ही क्या निकालनी है, पीवी, 1,00,000 तो देखना ही नहीं। और जब क्या है, ऑप्शनली कन्वर्टिबल है, और उसमें भी किसका ऑप्शन हो, होल्डर का। ये हमारा ऑप्शन है तो अलग बात करेंगे, होल्डर का ऑप्शन है तो क्या होगा, वो तो हम तो यही मानेंगे कि उसका ऑप्शन है, तो वो तो क्या लेगा ही लेगा, कैश लेगा ही लेगा। तो हम तो ये मानते हैं कि हमें ये पैसा चुकाना ही चुकाना। अब वो कन्वर्ट करता है तो हम क्या मानते हैं कि हमने जो चुकाया वही उसने हमें वापस दे के क्या कर लिया, शेयर्स ले लिए। तो उसके पास क्या था, कॉल ऑप्शन था, तो हम कॉल ऑप्शन के क्या थे, राइटर थे, और अपनी कंपनी के शेयर्स पर हमने क्या करा हुआ, डेरिवेटिव छुपा हुआ था इसके अंदर कि हम कॉल ऑप्शन के राइटर थे, फिक्स नंबर ऑफ शेयर्स थे, फिक्स कंसीडरेशन था, 1,00,000 रुपए का फिक्स कंसीडरेशन था। तो इसलिए हम इस तरह की पीवी को कैसे अकाउंट फॉर करेंगे, कैश टू फाइनेंशियल लायबिलिटी एट द रेट ऑफ 9%, और बाकी क्या आ जाएगा,
इक्विटी, और ये है मेरा क्या प्रीमियम, किसके लिए, ऑप्शन राइट किया होगा, लेकिन हम इसको इक्विटी में क्यों मान रहे हैं, डेरिवेटिव वाली अकाउंटिंग क्यों नहीं लगा रहे, एफबीटीपीएल क्यों नहीं लगा रहे, क्योंकि अपने ही शेयर्स पर क्या है, तो ये इक्विटी मानते हैं हम इसको, अपने ही शेयर, फिक्स नंबर ऑफ शेयर्स होने की वजह से, फिक्स नहीं होता तो भी चेंज हो जाता। ठीक है, तो अब आज की टोटल क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा है, सबसे पहले इंटरेस्ट फ्री लोन, दूसरा कंसेशनल, तीसरा लोन एट मार्केट प्राइस बट ट्रांजैक्शन कॉस्ट, और इन सब में ये तय था कि प्रिंसिपल वापस देने, इन सब में ये तय था कि यहाँ पर वो 1 लाख का प्रिंसिपल वापस देने, क्योंकि कन्वर्जन वाला तो फीचर ही नहीं था, तो इसमें तो सीधा 1 लाख की पीवी निकाल के क्या कर दो, लाइबिलिटी बुक कर दो, फिर उसको आगे बढ़ा दो, बाकी पैसा इक्विटी में। इसमें 1 लाख प्लस जो सस्ता इंटरेस्ट है, उस जो इंटरेस्ट मैंने कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से देने हैं उनकी पीवी मार्केट रेट से निकाल के लाइबिलिटी बुक कर लो, बाकी इक्विटी लाइबिलिटी को आगे बढ़ा दो। इसमें क्या है, EIR निकालनी पड़ेगी, इसमें क्या निकालनी पड़ेगी, EIR। अब हम किसकी बात कर रहे हैं, कन्वर्टिबल, कन्वर्टिबल में अगर फिक्स नंबर ऑफ शेयर्स है तब क्या होगा, सॉरी कन्वर्जन है और पक्का ही कन्वर्जन है तो फिक्स नंबर, अभी हमने वेरिएबल नंबर की बात ही नहीं की, कन्वर्जन है और पक्का ही कन्वर्जन है तो क्या होगा, सिर्फ इंटरेस्ट की मार्केट रेट से पी निकाल के लाइबिलिटी बुक कर लो और आगे बढ़ा दो उसको, और बाकी इक्विटी में रहेगा, लास्ट में वो इक्विटी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, इक्विटी शेयर कैपिटल, ये विद इन इक्विटी एडजस्टमेंट है, इसको हम कोई ट्रांजेक्शन नहीं मानेंगे। नेक्स्ट क्या, ऑप्शनली कन्वर्टेबल एंड ऑप्शन लाइज विथ होल्डर, तो हम उसको क्या मानते हैं कि पैसा हमें तो पूरा पूरा देना ही है, क्योंकि हम अवॉइड नहीं कर सकते, तो हम प्रिंसिपल को भी क्या बुक करेंगे, लाइबिलिटी बुक करेंगे, और उसके बाद में लास्ट में क्या होगा, हमने क्या माना है कि एक्स्ट्रा रुपया जो हमारे पास आया है वो ऑप्शन का प्रीमियम आया है, क्योंकि हम एक कॉल ऑप्शन के राइटर है, लेकिन कॉल ऑप्शन के राइटर को भी हम क्या नहीं मान के चल रहे, डेरिवेटिव लाइबिलिटी मानकर एफबीटीपीएल नहीं लगा रहे। वैसे तो डेरिवेटिव पर क्या लगाना होता है, एफबीटीपीएल, लेकिन क्यों नहीं लगा रहे, क्योंकि इसके अंदर ओन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट है, और इक्विटी की डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है कि अगर अपने ही इक्विटी शेयर हो और फिक्स फॉर फिक्स मीट हो जाए तो हम उसको लाइबिलिटी नहीं मानते, इसलिए इक्विटी मानेंगे और बार बार फेयर वैल्यू पर नहीं लाएंगे। यही कोई दूसरी कंपनी के शेयर का कॉल ऑप्शन राइट किया होता तो हम इस पर क्या लगाते हैं, हमेशा एफबीटीपीएल। क्लियर हो पा रहा है ना, और ये ऑप्शन फ्यूचर, वो ऑप्शन वाली अकाउंटिंग देखने से बिना ये क्लियर नहीं होगा, तो ऑप्शन वाला जो वीडियो है ना जिसमें मैंने क्लास 1 नहीं लिखा हुआ है, इसलिए वो पहले कराया था क्योंकि इसमें जरूरत पड़ती है, तो उसको एक बार देख लेना, ठीक है, उसके बाद में ये समझ में आएगा। थैंक यू।